नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैरियर टेक एकेडमी के। मैं सौरभ श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपनी श्रृंखला में जिसका नाम है सुन लो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम है सुन लो, और इस सुन लो श्रृंखला के माध्यम से हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 9 तारीख से, वो पेपर आपके बढ़िया हो सकें, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा कैरियर टेक एकेडमी का वादा है कि आपके जो पेपर हों वो अच्छे हों। क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फीस लगती है और बहुत परिश्रम करना पड़ता है। फीस के साथ साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 6 महीने में हम लोग एक बार दे पाते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, ड्यू टू कोविड हम लोग के पेपर जुलाई वाले नहीं हो पाए हैं, और अब जो मौका मिला है जनवरी का, 9 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, वो आपका अच्छा हो पाए। ऐसा कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेपर सॉल्व कराया जाए, और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता हो। इससे फायदा क्या होगा? अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हमारा वादा है, ये कैरियर टेक एकेडमी का वादा है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, समय को न खराब करते हुए आपके सामने पेश है चौथा हमारा सुन लो का एपिसोड, जिसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर आप लोगों ने अभी रेडी नहीं है तो तुरंत पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और अगर पेन और कॉपी आपके पास है तो आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइएगा, जिससे कि एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या उसी पे बेस्ड आधारित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली क्या है, जो पहल है हर पेपर को सॉल्व करने की, वो यही है कि क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग के हैं, जो इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने पेपर को ओपन कर रखा है, और उसका हिंदी भी है और उसका इंग्लिश भी है। तो दोनों आपके सामने, हिंदी में भी ऑप्शंस हैं और इंग्लिश में भी ऑप्शंस हैं। तो आप भी अगर आंसर जानते हैं तो खुद से देखते रहिए, समझते रहिए। मैं तो आपकी मदद करने के लिए यहां मौजूद हूं कि आपका पेपर सॉल्व हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि भाग 1 में यहां पे है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता आवश्यकता होती है। ठीक है, किस मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं। आपको पता होगा कि मेमोरी तो हमारे पास 2 प्रकार की है। एक क्या है? एक आपकी प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। क्लियर? अरे भैया, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, और सेकेंडरी क्या होती है? जो वाया प्राइमरी के करती है। तो यहां पे देखिए, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमको। यहां पे पहला लिखा हुआ है आपका एस रैम। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एस रैम। एस रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम। क्या मतलब है? एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप वगैरह यूज किए जाते हैं, तो स्टैटिक रैम तो कभी भी हम लोग रिफ्रेश नहीं करते। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है यहां पे डायनेमिक रैम। स्टैटिक के बाद अगर दूसरा देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है डायनेमिक रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। क्लियर? डायनेमिक रैम में क्या यूज होता है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या होता है? एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है, एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है। तो जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ, फिर क्या होगा? चार्ज होगा, तो उसको रिफ्रेश होना पड़ेगा। मतलब चार्ज होके फिर से क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज होकर फिर चार्ज हो रहा है,
मतलब रिफ्रेश हो रहा है। इसका मतलब यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? डायनेमिक रैम। क्लियर? तो इसका सही आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी। लगाइए इसका आंसर 1.1 का बी सही जवाब है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और यहां पे दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है कि एमएसआई का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एमएसआई का संक्षिप्त रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट। तो यहां पे सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए वाला। क्या होगा? ए वाला। ए वाला आपका सही जवाब है। ए वाला आपका सही जवाब है। लगाइए इसको टिक। 1.2 का ए मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड इसका सही जवाब है और इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 1.3 विंडोज में टास्क बार है। देखिए विंडोज में टास्क बार है, यहां पे लिखा हुआ है द टास्क बार इन विंडोज विल क्या करता है। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो विंडोज में टास्क बार क्या करता है? कह रहा है शो यू ऑल द प्रोग्राम्स यू करेंटली हैव ओपन, मतलब शो करता है वो सारे प्रोग्राम्स जो आपने ओपन कर रखा है, एक ऑप्शन। दूसरा शो यू ओनली द प्रोग्राम्स यू यूज द लास्ट 2 टाइम्स यू वेयर ऑन द कंप्यूटर। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने लास्ट 2 टाइम जो प्रोग्राम ओपन किया वो शो करता है, ऐसा नहीं है। तीसरा शो यू एवरी प्रोग्राम यू हैव एवर यूज्ड ऑन द कंप्यूटर। यहां पे क्वेश्चन इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हो तो हिंदी देख लीजिए। आपको उस प्रत्येक प्रोग्राम को दिखाएगा जो आपने कभी भी कंप्यूटर पर उपयोग किया है। एक वर्ड देखिए यहां पे लिखा हुआ है कभी भी, ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये भी आंसर गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करें यहां पे तो लिखा है आपको केवल वही प्रोग्राम दिखाएगा जो आपने कंप्यूटर पर संस्थापित किए हैं। मतलब इंग्लिश देख लेते हैं, सो यू ओनली दोज प्रोग्राम्स यू हैव इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, मतलब आपने अपने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखे हैं वही दिखाएगा। ये भी नहीं करता, इसका मतलब कि ये वाला आंसर भी क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या बनेगा? ए। तो 1.3 का सही जवाब है ए, इसको आप नोट करिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1.4। 1.4 में यह लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मतलब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल रियल पोजीशन बताता है। तो यहां पे आपका जो ए वाला ऑप्शन है लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स आपका सही जवाब होगा और ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ए। सही जवाब क्या बनेगा? ए वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता। अब विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता होगा विंडोज एक्सपी आता था, विंडोज 7 आता था, विंडोज विस्टा आता था, विंडोज 10 चल रहा है इस टाइम। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, मतलब जो स्टार्ट बटन आपका बॉटम साइड के लेफ्ट में आता है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। तो आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने यूज किया हो विंडोज 8, तो क्या विंडोज 8 है ऑप्शन में?
बिल्कुल सही जवाब है सी वाला। सी वाले ऑप्शन पर टिक लगाइए और इसका सही आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब है। आप सही जवाब को लॉक करिए, सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपका डॉस पड़ा हुआ है और डॉस के वर्जन को आप चेक करना चाहते हैं तो आप किस कमांड को उपयोग में लाएंगे? सही जवाब इसका बनेगा सी। आप डॉस पे जाइएगा और डॉस पे जाने के बाद VER लिख दीजिएगा तो आपका सही जवाब क्या बनेगा? सी। नोट करिए। क्लियर है? गलत नहीं होना चाहिए। मैं बाबर कह रहा हूं, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि सही ऑप्शन का चुनाव करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इससे हमारा जो इतना मेहनत है वो आपके लिए जरूर एक दिन सफल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 1.7। एक USB बस एक समय पर कितने उपकरणों को सपोर्ट करने में सक्षम है? यहां पे लिखा हुआ है A USB bus is capable of supporting how many devices at one time? एक समय में कितनी डिवाइसों को सपोर्ट करने के लिए सक्षम है? तो यहां पे सही जवाब बनेगा आपका 127। कितना बनेगा? 127 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप 127 को लॉक करिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक IP वर्जन 4 एड्रेस में बिट्स होते हैं। देखिए हमने कल भी अपने जो सुन लो वीडियो 3 था उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे IP एड्रेस के, और जो हमारा वीडियो नंबर 2 था उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक में भी सॉल्व किए थे। और अगर आप ध्यान दें तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि वहां पे IP एड्रेस की साइज पूछ रहा था और यहां पे भी हमको क्या पूछ रहा है? कंसिस्ट कह रहा है। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सही लगाना है। क्या होता है? IP वर्जन 4 में 32 बिट और IP वर्जन 6 में 128 बिट्स। तो IP वर्जन 4 की बात कर रहा है। सही जवाब होगा आपका 32 बिट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है एक क्लास A में एड्रेस की संख्या। क्वेश्चन लिखा हुआ है एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ए क्लास A ब्लॉक। अब देखिए नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो मैं ये मान के चल रहा हूं नंबर ऑफ एड्रेसेस जो बनेंगे आपके वो कितने बन जाएंगे। अगर क्लास A की बात करें, क्लास B की बात करें, क्लास C की बात करें, तो क्लास B में क्या होता है? क्लास B में आपके जो एड्रेस बनेंगे, अब नंबर ऑफ एड्रेसेस, एड्रेस आपका नेटवर्क भी हो सकता है, एड्रेस आपका होस्ट भी हो सकता है। तो हमको यहां पे जो पूछ रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ए क्लास A ब्लॉक इज, कि एक क्लास A ब्लॉक में एड्रेस की संख्या कितनी होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे हम लोग जो निकाल रहे हैं वो कितनी होगी। देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। हमारे पास ये हमारा 8 बिट का है, ठीक है ना? 8 बिट का है, 8 बिट का है, 8 बिट का है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी एक बिट क्या होती है? रिजर्व। हमारी एक बिट क्या होती है? रिजर्व। और बचा कितना? 7 बिट। 1 2 3 4, 1 2 3, तो 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 और 1 7। ठीक, 3 3 6 2 8 होता है, एक कम कर दिया 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो कितना होगा? अगर जीरो चलते हैं तो 127। कितने बनेंगे? 127 बनेंगे। और यहां पे कितना हुआ? 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, तो 2 की घात 24, 2 की घात 24, 2 की घात 24 को अगर हम लोग बात करें तो एक नेटवर्क में जुड़ने वाले होस्ट की संख्या है। और हम क्या करें? अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 127 नेटवर्क बनेंगे।
तो हमारे पास कुल क्लास ए ब्लॉक में एड्रेस की संख्या निकल आएगी। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। मैं ये मान के चल रहा हूं कुल कितना है, ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कुल कितना आएगा, तो 16,777,216 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहां पे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है कि नेटवर्क कितना होगा, कितना सबनेट होगा, तो सबनेट में होस्ट की संख्या कितनी होगी या नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, कुछ नहीं कह रहा है। तो मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया, तो इसका सही आंसर बनेगा बी वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉस में कौन सा कमांड नहीं होता? डॉस में कौन सा कमांड नहीं होता? तो dir कमांड होता है, जिसका उपयोग करके आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को देख सकते हो। उसके बाद cls स्क्रीन क्लियर करने के लिए होता है, और cd जो है वो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए होता है, और सम नाम का कोई कमांड नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? बी। क्या बन जाएगा? बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसको लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने 10 क्वेश्चन लगाए हैं, 1.1 से लेके 1 कहां तक लगाया है, 10 तक लगाया है। और ऐसा हम मानते हैं कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लिए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 2.1 में, और देखिए हिंदी भी है और हमारे पास इंग्लिश भी आ रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इंग्लिश थोड़ा नीचे कर लेता हूं। देखिए यहां पे लिखा है विंडोज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यह सही जवाब है? कम से कम आप लोग कंप्यूटर तो चलाना जानते ही होंगे, और आपने इतना सुन रखा होगा कि विंडोज 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 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही जवाब है, तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या लगा देना है? ट्रू। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? ट्रू। क्लियर? ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा विंडोज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर क्या होता है? किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस आपने लिखा है वही क्या है? प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम क्या प्रोसीजर नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप ट्रू लगाइए। क्या लगाइए? ट्रू। क्लियर है? तो 2.1 और 2.2 भी क्या है? दोनों सही जवाब है। इसको आप बिल्कुल सही ऑप्शन के तौर पे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा हम लोग बात करें, कह रहा है सीडी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। सीडी मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी तो है, क्या ये मेन मेमोरी है? ध्यान दीजिए भैया, मेन मेमोरी की बात कर रहा है। वर्ड बहुत छोटा है और छिप के लिखा हुआ है। नहीं तो आप कहेंगे सर सीडी तो मेमोरी होती है, स्टोरेज का काम करती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया यहां पे जो वर्ड लिखा है वो क्या है? मेन मेमोरी। इसका मतलब ये फॉल्स है। मेन मेमोरी आपकी रैम होती है, रोम होती है, सीडी आपकी सेकेंडरी है, तो मेन मेमोरी का दर्जा उसको नहीं दे सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो यहां पे लिखा है पीके जिप यूटिलिटी इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फाइल्स। तो पीके जिप का उपयोग करके क्या हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं? अब एक शब्द होता है इनक्रिप्ट और एक होता है डिक्रिप्ट। क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी इनहेंसमेंट के लिए। किस लिए कर रहे हैं? सिक्योरिटी इनहेंसमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि आपकी जो सूचना है वो इंटरनेट पे क्या रहे? सुरक्षित रहे। क्या रहे? सुरक्षित रहे। इसलिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। तो क्या पीके जिप क्या है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, डेटा कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहां पे गलत जवाब है। चलिए, फिर कह रहा है प्रिंटर कैन नॉट बी शेयर्ड इन ए लैन बाई मेनी यूजर्स। क्या बहुत सारे यूजर्स के बीच लैन नेटवर्क में प्रिंटर को शेयर नहीं कर सकते? गलत जवाब है। प्रिंटर की शेयरिंग की जा सकती है एक से ज्यादा यूजर्स के बीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो लिखा हुआ शब्द है कैन नॉट, ये गलत जवाब है। क्लियर? चलिए
अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए मेश टोपोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिवाइस एंड अनदर इज प्राइमरी टू पीयर। तो क्या यह सही जवाब होगा? देखिए यहां पे लिखा हुआ ए नेटवर्क, सॉरी यहां पे लिखा है इन ए मेश टोपोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिवाइस एंड अदर प्राइमरी टू पीयर। पीयर में क्या होता है? पीयर टू पीयर का नाम सुना होगा आपने, 1 to 1। क्लियर? यहां पे कोई क्लाइंट नहीं होता, यहां पे कोई सर्वर नहीं होता। तो यहां पे इसका मतलब यहां पे जो वर्ड लिखा है मेश टोपोलॉजी की बात कर रहा है। भाई ध्यान सुनो, यहां बात किसकी हो रही है? मेश टोपोलॉजी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्यों सोच रहे हो? गलत पे लगाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए नेटवर्क दैट कंटेन्स मल्टीपल हब्स इज मोस्ट likely configured in a mesh topology. A network that contain multiple hubs, word important है, multiple hubs is most likely configured। अरे भैया हब को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। हब क्या होता है? प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। क्या होता है? हब जो होता है प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो काहे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो? इसका मतलब ये गलत जवाब है। क्या है? फॉल्स है। क्लियर? सोचिए, सेंटेंस पढ़िए, ध्यान दीजिए, शब्दों में आंसर छुपे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ा सा सेंटेंस बनाएंगे और बहुत ध्यान देंगे तो आंसर आपके सामने मिल जाएगा। बहुत घबराने की चीज नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िए शब्दों को, तो आपको क्या मिलेगा? आंसर आपके पास मिलेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2.8 लिखा हुआ है, ए केबल ब्रेक्स इन ए बस टोपोलॉजी स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशंस। क्या यह सही जवाब है? तो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है? यहां पे मेन केबल होगी और इसके दाएं बाएं या कंप्यूटर क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो अगर ये केबल बीच से ब्रेक हो गई तो आगे का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है बस टोपोलॉजी में ये ट्रू है। ठीक है, तो 2.8 का सही जवाब है ट्रू। नोट कर लीजिए, मैंने हर ऑप्शन पे टिक लगाया है तो आपको आंसर के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, मोस्ट राउटर्स कैन आल्सो एक्ट एज अ ब्रिज। कह रहा है, हिंदी में पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए हिंदी भी हम कर लेते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा हटाकर मैं हिंदी पे आऊंगा तो मुझे थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है मोस्ट राउटर्स कैन आल्सो एक्ट एज अ ब्रिज। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है, इसको आप टिक करिए फॉल्स। बहुत सारे राउटर्स एज अ ब्रिज नहीं हो सकते, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, 2.10 की तरफ बढ़ेंगे। तो 2.10 ये कह रहा है, फाइल शेयरिंग ऑन नेटवर्क इनेबल्स टू ब्राउज एमंग द शेयर्ड फाइल्स थ्रू आउट द नेटवर्क। अरे भैया, नेटवर्क में फाइल शेयरिंग होती है, यही तो बेनिफिट है, यही तो एडवांटेज है कि बैठे बैठे फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो फॉल्स होने का प्रश्न ही नहीं बनता। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ट्रू। तो 2.1 से लेके 2.10 हमने आपके सामने टिक कर रखे हैं, आपके सामने आंसर्स लिख रखे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आंसर्स को नोट करिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है मैच वर्ड्स यहां पे कि आपको सही आंसर का मैच कराना है। आइए स्टार्ट करते हैं, मैच करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट किया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.1 डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? एक प्रिंटर होता है। कैसा प्रिंटर होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होता है।
ठीक है ना, इतना दिमाग में बत्ती आपकी जल गई होगी कि प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो नॉइजी होते हैं। और आपको पता होगा डॉट मैट्रिक्स आप देखे होंगे नॉइज बहुत करता है, शोर बहुत करता है। तो डॉट मैट्रिक्स को क्या लिखा जाए, आंसर चेक करते हैं। केबल टीवी नहीं, एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं, टाइप ऑफ प्रिंटर यस इट मे बी, हो सकता है, क्या और कुछ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हॉरिजेंटल नेमिंग सिस्टम, फाइल कंप्रेशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड फिजिकल लेयर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द वर्टिकल नेमिंग सिस्टम, रिमोट लॉगिन, सॉफ्टवेयर टू बर्न सीडी रोम, टेलीविजन, स्कैन सिग्नेचर ऑन कंप्यूटर। कोई ऑप्शन नजर आया? यस, कौन सा? सी वाला, टाइप ऑफ प्रिंटर, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विनजिप। विनजिप क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, पीके जिप, विनजिप बार बार आपने सुना होगा। तो पीके जिप, विनजिप क्या है? एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम है जो डेटा कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फाइल कंप्रेशन, और कोई यहां पे नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा 3.2 का फाइल कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर ई। ई है, ई, ठीक है ना, ऑप्शन ई। चलिए 3.3 पे आते हैं। 3.3 क्या कह रहा है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? आपने आईटी टूल्स में पढ़ा होगा कि कुछ देर के लिए मान लें, कुछ देर के लिए मान लें कि ये क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। आप देते क्या है कंप्यूटर को? इनपुट के फॉर्म में डेटा। कंप्यूटर क्या कर देता है? इसको ट्रांसफॉर्म करके इंफॉर्मेशन। क्लियर? कंप्यूटर क्या कर देता है? इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर ने क्या क्या काम किया? प्रोसेस। क्या काम किया? प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्लियर कट आंसर है, कुछ सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं करना है, आंसर का चुनाव करना है। आंसर का चुनाव करेंगे एफ वाला। कौन सा? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर होगा एफ। ठीक, लिखते चलिए। पहले का सी, दूसरे का ई और तीसरे का एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है न्यूरो। न्यूरो क्या है? न्यूरो की बात करेंगे तो आप लोग सीडी को राइट करते होंगे। तो सीडी को राइट करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है? न्यूरो। इसका नाम क्या है? न्यूरो। तो न्यूरो का सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर टू बर्न सीडी रोम। क्या जवाब सही होगा? सॉफ्टवेयर टू बर्न सीडी रोम। सीडी में अगर आप कोई कंटेंट है, डीवीडी में है कोई कंटेंट, उसको राइट करना चाहते हैं तो आप न्यूरो को यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा के। ठीक है। एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 25 और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच नंबर वाला इसका सही जवाब होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पूछ रहा है .docx। क्या पूछ रहा है? .docx क्या होगा? आपने पढ़ा होगा एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस में हमारा फाइल का एक्सटेंशन .doc भी होता था और अब क्या होता है? .docx। क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट फाइल। क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट फाइल। और यहां पे भी क्या है? .docx भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है। बट जो ये x है ये एक लैंग्वेज है, एक्सएमएल। क्या है? एक्सएमएल, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जो आपके एक फाइल जो इस एक्सटेंशन में सेव की गई है उसी फाइल को इस एक्सटेंशन में सेव करेंगे तो स्पेस कम कर देगा। क्या कर देगा? स्पेस को कम कर देगा और कम स्पेस में आपकी फाइल को सेव कर देगा। इसका सही जवाब बनेगा एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन, बी वाला। क्लियर है? इसका सही जवाब बनेगा बी वाला। बी वाले ऑप्शन का चुनाव करिए। उसके बाद लिखा है ट्रांसमिशन मीडिया आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई
OSI मॉडल पढ़ा होगा आप लोगों ने। OSI मॉडल में आपको पता है कि 7 लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल में आपके पास 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में अगर सबसे नीचे की लेयर की बात करें तो क्या होती है? फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स इनटू द ट्रांसमिशन मीडिया। तो यहां बात किसकी कर रहा है? तो कंट्रोल की जाएंगी किसके थ्रू? फिजिकल लेयर। किसके थ्रू? फिजिकल लेयर। तो इसका सही जवाब होगा जी। क्या होगा? इसका सही जवाब बनेगा जी। ठीक है, फिजिकल लेयर। आगे बढ़ते हैं। RJ59 इज यूज्ड केबल टीवी। केबल टीवी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, केबल टीवी में ये कनेक्टर है जिसका उपयोग करते हैं हम लोग। 3.9 है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है रिमोट लॉगिन। क्या होता है? रिमोट लॉगिन। इसका सही जवाब होगा टेलनेट का रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन को सही ऑप्शन पे टिक करिए। अगला है डी। डी क्या है? डी जो होगा वो DNS, जिसकी बात कर रहा है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक हॉरिजेंटल नेमिंग सिस्टम होता है। अब DNS होता क्या है? देखिए, मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें, आपके पास मोबाइल फोन होगा। मोबाइल फोन में बहुत सारे लोग के नंबर आपने सेव किए होंगे, तो क्या सबके मोबाइल नंबर आपको याद है? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं पूछूं कि इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके पास है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मेरे पास है, रुकिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कहा आपने? क्योंकि नाम को याद करना आसान है और न्यूमेरिक वैल्यू को याद करना एक थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में टफ वर्क है। तो आपने क्या कहा कि हम आपके न्यूमेरिक वैल्यू को एक टेक्स्ट के साथ मैप कर देंगे। यही तो करते हैं मोबाइल फोन में। आपका नंबर एक नाम से हम सेव कर देते हैं, और जब कॉल करते हैं तो नाम पे क्लिक करते हैं, कॉल आपकी नंबर पे चली जाती है। सेम वही चीज हमने आपके आईपी एड्रेस को एक टेक्स्ट के साथ मैप कर दिया, और जब जब वो टेक्स्ट आप यूज करेंगे, रिक्वेस्ट कहां जाएगी? आईपी एड्रेस पे, और आपके सामने आपका वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो ये एक हॉरिजेंटल नेमिंग सिस्टम होता है। इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3.1 से लेके 3.10 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और आपके सामने इसके आंसर्स रखे। आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 4.1 की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे चलिए, ठीक है ना, 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा है DNS कैन ऑब्टेन द फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे ऑब्टेन द फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ होस्ट इफ इट्स डोमेन नेम इज नोन एंड वाइसी वर्सा। ठीक है ना? क्या किया जाए? पहले आंसर की जांच करने के लिए ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आईपी एड्रेस, लाइनेक्स, अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया, FTP, रैम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डेटा लिंक लेयर, रजिस्टर, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, फ्लिप फ्लॉप, 8 बिट्स, 16 बिट एंड ट्रांसफर टाइम। एक बात बताइए, अभी मैंने आपके सामने DNS के बारे में चर्चा की। क्या कर रहा था? आईपी एड्रेस को टेक्स्ट मैप कर रहा था। तो यहां पे लिखा है DNS कैन ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट इफ इट्स डोमेन नेम इज नोन। अगर हम उसका डोमेन नेम जानते हैं तो ऑब्टेन कर सकते हैं उसका आईपी, और अगर आईपी जानते हैं तो डोमेन नेम पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका सही जवाब बनेगा यहां पे, इसका सही जवाब बनेगा आईपी एड्रेस। क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा आईपी एड्रेस। क्या बनेगा? आईपी एड्रेस आपका 4.1 का ए सही जवाब है। क्लियर है? 4.1 का सही जवाब है आईपी एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने 4.2 फिल इन द ब्लैंक्स है। इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर टू यूनिक्स
देखिए यूनिक्स के सिमिलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है जो है लाइनेक्स। ऑप्शन नंबर बी, लाइनेक्स आपका क्या है, GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये ओपन सोर्स है। ध्यान रखिएगा यूनिक्स आपका ओपन सोर्स नहीं है, ये अंतर है लाइनेक्स और यूनिक्स में। यूनिक्स आपका ओपन सोर्स नहीं है, लाइनेक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक, लाइनेक्स GUI बेस्ड है और यूनिक्स आपका CLI बेस्ड है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर बनेगा 4.2 का लाइनेक्स। चलिए आगे लिखा हुआ है यहां पे, फिलिंग द ब्लैंक्स आर द वेज ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट यूजिंग एनी केबल्स। ठीक है, मतलब बिना किसी केबल के, विदाउट यूजिंग एनी केबल्स, यहां ध्यान दीजिए, विदाउट यूजिंग एनी केबल्स, बिना केबल का प्रयोग करे आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब कि उसका रीजन फिक्स नहीं है, वो क्या है, वायरलेस सिस्टम है। क्या है, वायरलेस सिस्टम है। तो वायरलेस सिस्टम को हम लोग यहां पे नाम दे सकते हैं अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। इसका सही आंसर होगा सी वाला। क्लियर? क्या होगा, 4.3 का सी वाला होगा इसका सही जवाब, अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.4 ये कह रहा है इज ए फास्टर मेमोरी देन रैम। रैम से तेज क्या काम करेगा? तो रैम से तेज काम करने के लिए सिर्फ दो चीज है, एक रजिस्टर है और एक कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बनेगा एच वाला, रजिस्टर। ठीक है, आंसर लगाइए इसका, क्या बनेगा, इज फास्टर देन रैम, क्या हो जाएगा इसका, रजिस्टर। उसके बाद बढ़ेंगे, कह रहा है फाइल को ट्रांसफर, प्रोटोकॉल यूज फॉर फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल दिया है डी नंबर पे, जिसका नाम है FTP। क्या नाम है? डी नंबर पे दिया हुआ है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही इसका सही जवाब है। क्लियर? इसका सही जवाब क्या होगा आपका, FTP। आगे बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ OSI मॉडल कैन यूज द ट्रेलर ऑफ द फ्रेम फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। देखिए OSI मॉडल में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन between node to node delivery is the responsibility of data link layer, but error detection and correction from end to end delivery is the responsibility of transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर भी एरर चेक करती है, बट वो सोर्स पे करेगी और डेस्टिनेशन पे करेगी, और हर दो नोड के बीच एरर को चेक करने के लिए जिम्मेदार कौन है? डेटा लिंक लेयर। क्लियर? तो डेटा लिंक लेयर पे जब कोई डेटा होता है तो फ्रेम के फॉर्म में होता है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रेम आपके सामने लिखा है। डेटा लिंक लेयर आपके पास ऑप्शन के रूप में देखिए ये दिया हुआ है यहां पे, जी वाला। तो इसका सही आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द बायोस इज द एब्रीविएशन ऑफ, किस चीज का संक्षिप्त रूप है? एब्रीविएशन मतलब तो छोटा रूप। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही जवाब होगा F वाला। क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन CPU एंड, कहां पे होती है? तो कैश मेमोरी आपको पता है कि अगर आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है और ये आपका मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जिसका क्या नाम है? कैश। कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हिट एंड मिस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं।
हिट का मतलब होता है जब माइक्रो प्रोसेसर रिक्वेस्ट करेगा तो डेटा अगर मेमोरी में उपलब्ध है तो उसको बोलेंगे हिट, अदरवाइज बोलेंगे मिस। तो हिट एंड मिस रेशियो के आधार पे कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में होती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में अगर जरूरत पड़ती है तो कैश मेमोरी क्या करता है, परफॉर्म होती है। कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती है, कंप्यूटर की स्पीड इनहेंस कर जाती है। इसलिए हम लोग यहां पे कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो इसका सही जवाब होगा कहां पे, सीपीयू एंड रैम। अब अगला है, इन ए कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स है, इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए, फ्लिप फ्लॉप जेके टाइप का होता है, आरएस फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है ना? तो जैसी जरूरत पड़ेगी वो फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर? तो यहां पे कह रहा है इन ए कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। तो सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार कौन है, फ्लिप फ्लॉप। इसका सही आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज 8 बिट। 8 बिट का होता है। 8 बिट को यहां पे यूज करिए, ऑप्शन के रूप में चुनाव करिए। तो हमने आपके सामने सारे 4.1 से लेके 4.10 तक के आंसर्स रखे और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और पूरा देख के सारे आंसर्स को आप अपने कॉपी पे लिख लिए होंगे, जैसे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो जाएगा और शायद वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है। अगर करता है तो आपका आंसर गलत होने की चांसेस हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, हम उसके आंसर्स देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में बनिएगा हमारे साथ, हमारे श्रृंखला की 5वें वीडियो पे, जहां पे हम एक और पेपर सॉल्व करेंगे आईसीटी का। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने 5वें वीडियो में आईसीटी के नए पेपर के साथ। ओके, गुड बाय।